हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर नंबर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको प्रश्न बताने वाला है जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन महिला रूपक बने। जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से महिला रूपक कौन बने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महिला रूपक कौन बने, तो याद रखिएगा जर्मेनिया। कौन बना है जर्मन में राष्ट्र में, तो याद रखिएगा जर्मन से याद रखिएगा जर्मेनिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग निरंकुशवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निरंकुशवाद बोलते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष पर आधारित हो उसे क्या बोलते हैं। ऐसा कोई भी विचारधारा जो स्त्री और पुरुष पर ही आधारित हो और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा नारीवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नारीवाद बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा हमारा 4 का हो जाए कैसर विलियम फोर, इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओटो वन बिस्मार्क ने। ओटो वन बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभ्यता के पालना के रूप में किस देश को जाना जाता है। तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यूनान को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, यूनान को जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या मतलब, इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है। इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, तो याद रखिएगा कैमिलो दे काबूर ने किया है। ठीक है, आगे अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। बिस्मार्क जो है ना उसमें कौन सा नीति अपनाया था, तो याद रखिएगा हमारा खून और खड़ग नीति अपनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो याद रखिएगा बिस्मार्क ने किया। किसने किया, बिस्मार्क ने किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। यूनान को जो ना कब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, तो याद रखिएगा 1832 ईस्वी को। कब मिला था, 1832 ईस्वी को मिला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 यहाँ पर से है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्मार्क जो है कहाँ के चांसलर थे, तो याद रखिएगा प्रसा का चांसलर था। कहाँ का था, प्रसा का था। आगे देखते हैं टूटी हुई बेड़ियाँ, मशाल, तलवार और उगता सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं, किसका प्रतीक कहलाते हैं, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रूपक कहलाता है। इसका जो कहलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूपक बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 क्या बोल रहा है, कैरोल कुपिस्की कौन था, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पोलिश राष्ट्रवादी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 क्या बोल रहा है, आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक होता है, तो याद रखिए किस चीज़ का प्रतीक होता है, न्याय का प्रतीक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 क्या बोल रहा है, बोर्बो राजवंश का शासन किस देश में था, तो याद रखिएगा कौन सा देश में था, फ्रांस देश में था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं किस संधि के द्वारा, वीवीआई क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। कौन सा संधि था, तो याद रखिएगा 16 का हमारा कुस्तुनतुनिया की संधि था। कौन था, कुस्तुनतुनिया की संधि था। आगे देखते हैं फ्रेडरिक सरियो कौन था, तो याद रखिएगा हमारा फ्रेडरिक सरियो कौन था, तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांसीसी चित्रकार था। कौन सा, फ्रांसीसी चित्रकार था। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या बोलते हैं, कोई भी राष्ट्र उसका सामूहिक पहचान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। मारियान जो है किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांस देश। कौन सा देश था, तो फ्रांस देश। आगे देखिए वियना की संधि कब हुई,
वियना की जो है संधि कब हुई? तो याद रखिएगा वियना का संधि हुई 1815 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका बोर्ड एग्जाम के लिए था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो वियना जो सम्मेलन उसका आयोजन 1815 ईस्वी में हुआ है। आगे देखते हैं 22 क्वेश्चन में बोल रहा है काउंट काबुल को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा कौन सा पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया है। आगे देखते हैं 23 क्या बोल रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो याद रखिएगा फ्रांस का सम्राट था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं बोल रहा है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? कौन सा शासन था? तो याद रखिए किसका शासन था? तो हमारा लुई 16वां का शासन था। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस के क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। आगे देखते हैं 26 क्या बोला, जूसेपी मेथ्रानी का जन्म कब हुआ था? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, जूसेपी मेथ्रानी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1807 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1807 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 का हमारा हो जाएगा रूसो हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 क्या बोल रहा है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना मेजिनी ने किया था। किसने किया था? मेजिनी ने किया था। आगे देखते हैं जब ये वाला तो वीवीआई क्वेश्चन एकदम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन जो ये स्टेटमेंट किसका है? तो याद रखिएगा इसका मेटरनिक का स्टेटमेंट ये वाला है। आगे देखते हैं 31 क्वेश्चन हमारा बोला द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोंटेस्क्यू हो जाएगा। आगे देखिए बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो याद रखिएगा 1862 ईस्वी बना। कब बना? तो 1862 ईस्वी बना। ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ? ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा आपका 1866 ईस्वी में हुआ। आगे देखते हैं बोल रहा प्रसा का ऑस्ट्रेलिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? तो याद रखिएगा कौन सा संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? तो हमारा वियना की संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? वियना की संधि हो जाएगा। आगे देखते हैं इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूरा? 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। आगे देखते हैं 36 क्या बोल रहा है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो बैंक ऑफ फ्रांस की जो स्थापना है इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, गैरीबाल्डी कहाँ का निवासी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सार्डिनिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में लागू किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति की गीत है? मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस का देश का राष्ट्र गीत है। आगे देखते हैं 40 नंबर क्या बोल रहा है, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय राज्य हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति व्यक्ति या वस्तु के द्वारा में दर्शाने को क्या कहते हैं? तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं? रूपक बोलते हैं। तो इसमें मोस्ट 41 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।